जय हिंद। यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे साइंस एंड टेक की 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो श्रृंखला है उसके पहले पार्ट का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, जैसे व्यूज़ आएंगे वीडियो पे, लाइक्स आएंगे, उस हिसाब से हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस श्रृंखला में हम लोग 20 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यूपीएससी हिंदी जो है वो यूपी पीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा रही है, जो कि बहुत कम कीमत में है, मात्र 1000 रुपीज़ में। इसमें आपको 35 टेस्ट मिलते हैं, जीएस, करंट अफेयर्स और फुल टेस्ट को लेकर। इसके अलावा मेंस के लिए हम लोग सृजन प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि फर्स्ट मंथ जिसका चार्ज है 1200। उसके बाद अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो ये आपका चार्ज जो है वो 1000 ही हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप 8840 75 19 12 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर दें, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये तो रही प्रमोशन की बात। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि ये प्रश्नों की चर्चा है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारे पास कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो आपको ये प्रश्न समझ के पढ़ के लगता होगा कि वर्ष है, यानी कि कुछ समय का मात्रक होगा, लेकिन यहाँ हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अगर हम लोग इसे इंग्लिश में देखें तो व्हाट इज लाइट ईयर, तो लाइट ईयर इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रश्न में, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल भी इससे मैच खाता है कि प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पे कि पार्सेक मात्रक है। मात्रक यहाँ पे मतलब होता है यूनिट। कई बार हमारे जो इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो लोग डिमांड कर रहे थे कि वीडियो को आप लोग कोशिश करिए कि इंग्लिश में भी हो, तो इसलिए हम लोगों ने इसे कोशिश किया है इंग्लिश में करने का। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा। ठीक है, तो प्रश्न 2 जो है कि पार्सेक मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का, समय का या दूरी का। तो जो पार्सेक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। होता क्या है कि जब हम सौरमंडल से बाहर का जो भी मेजरमेंट करते हैं तो हम उसे पार्सेक में करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। ये लाइट ईयर्स की 3.26 टाइम्स ज़्यादा होती है, 3.62 गुना लाइट ईयर के बराबर होती है। एक जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की जो मेजरमेंट करते हैं एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस की, वो बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग 3 यूनिट में करते हैं। पहला लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और तीसरा जो है वो आपका पार्सेक। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी होती है उसको बोलते हैं। तो जो कई एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पार्सेक होता है। उसके बाद आपका आता है लाइट ईयर्स, और फिर उसके बाद आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू।
तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपका एक प्रश्न से 2 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, जो कि कहता है कि न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं इनके यूनिट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आवेग जो होता है, पहला ये ऑप्शन इसका आ गया है कि आवेग यानी कि इम्पल्स, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड। मैं आपको बाकी के 3 का भी बता देता हूँ, जिससे अगर कहीं एग्जाम में कुछ है तो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लें। बल जो होता है, फोर्स, इसी का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो जाता है m/g, ठीक है, ये होता है। अगला जो होता है हमारा कार्य, ये क्या होता है कि कार्य यानी वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स यानी कि न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, आप इसको मीटर कह सकते हैं, तो न्यूटन मीटर हो गया। त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन, इसका होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले भी बता चुका हूँ मैं, और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा आवेग यानी इम्पल्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जहाज की चाल की माप निम्नलिखित में से किससे सुमेलित है। अब इसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नॉटिकल मील, नॉट, अब प्रकाश वर्ष तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, तो इसको आप तुरंत कैंसिल कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम जो होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इसे भी। अब जहाज की चाल नापनी है, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतने छोटी और इतनी बड़ी यूनिट से नाप सकते हैं। और दूसरी बात जो है कि ये चाल का माप है, और ये जो है, ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये आपके डिस्टेंस के मात्रक हैं, यानी कि दूरी के मात्रक हैं, ठीक है। अब बचता है हमारा नॉटिकल मील, ये भी जो है डिस्टेंस का मात्रक है, तो इसे भी काट देते हैं। ये जो हमारा नॉट होता है ये नॉटिकल मील पर आवर होता है, ठीक है, यानी कि नॉट जो होता है वो नॉटिकल मील पर आवर। तो अगर आप डिस्टेंस एंड यूनिट फार्मूला भी यहाँ पे लगाते हैं तो भी डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या है, चाल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है नॉट जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि 1/1000 मतलब 1/1000 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो है मैथ लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं 1/1, ठीक है, ये 4 जीरो आपके आगे। अब सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। यहाँ से यूनिटी मेथड लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर में आप कहेंगे 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। अब यहीं पे हम जो सेंटीमीटर है इसकी जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 10⁻² मीटर, यानी कि ये 10⁻⁻4 था, ठीक है, और ये 10⁻⁻6, तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। अब आपको पता होगा कि 10⁻⁻6 मीटर क्या होता है, माइक्रोन होता है। ऑप्शन ए ही आपका ये सही हो गया, पहला ऑप्शन ही देखते डायरेक्ट। नैनोमीटर जो होता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है, और जो फर्मी मीटर होता है वो 10⁻⁻15 होता है, ठीक है। और जब पहला ऑप्शन ही मिल गया तो ये ऑप्शन वैसे ही खत्म। अब अगला क्वेश्चन हमारा, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन
में किया जाता है। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, घनत्व यानी डेंसिटी, उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर, पवन वेग यानी विंड वेलोसिटी, या वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो पायरोमीटर होता है तो इसे क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हाई टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप अगर उसमें थर्मामीटर या और कोई डिवाइस यूज करेंगे तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा उसमें हाई टेम्परेचर में। तो पायरोमीटर जैसा इस समय कोविड के समय आप लोगों ने देखा होगा कि एक गन जैसा सबके पास रहता है टेम्परेचर नापने के लिए, तो ऐसा ही कुछ होता है ये गन की तरह। और यहाँ से सरफेस का जो टेम्परेचर होता है थोड़ी दूरी से ही हम लोग नाप सकते हैं। तो पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन में निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता होता है कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो मीटर लगा था उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो बाकी ये दोनों ऑप्शन ही फर्जी हैं, ऑडियोमीटर, ओंडोमीटर, ये क्या होता है पता नहीं। ओडोमीटर जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये कुछ ऐसे डैशबोर्ड जो भी होते हैं कार वगैरह में, आप देख सकते हैं ऐसे डैशबोर्ड रहता है कुछ, यहाँ पे ऐसे सही से बना नहीं पाया हूँ, आप लोग बस समझने की कोशिश करें। तो ये ओडोमीटर होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका ए आ गया, ओडोमीटर। तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन में हम ओडोमीटर यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो एनीमोमीटर होता है, पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है वायु की गति मापने में, तो मेजरिंग विंड स्पीड। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने में, मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। दूध का अपेक्षिक घनत्व मापने में, मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम देखें एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर होता है, मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ डिवाइस होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी हमको जो एयर का हाँ, जहाँ पे भी हमको एयर का स्पीड नापना होता है, विंड स्पीड, ठीक है, तो इसको हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं। ये जो है जब एयर विंड ब्लो होती है, मतलब हवा चलती है, तो ये घूमने लगता है। ठीक है, ये आपके जो है ये चारों विंड प्रेशर की वजह से घूमने लगते हैं और यहाँ पे रीडिंग आपकी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अगर देखें तो एनीमोमीटर का जो प्रयोग होता है वो वायु की गति नापने के लिए होता है। ये सारे जो हैं याद करने वाले प्रश्न हैं, जो समझाने वाला था मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, तो अगर आप लोग याद कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू हाउ मनी लाइट ईयर्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दे दिए हैं 4, 3 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष और 3.262 प्रकाश वर्ष या 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया कि जो पारसेक होता है वो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अब ये आता कैसे, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को ये कैलकुलेशन करना होगा एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लीजिए कि 3.262 लाइट ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो फोनोमीटर होता है, फोन, कुछ आपको ये सुनते ही कुछ यहाँ पे दिमाग में तेज से बिजली कौदनी चाहिए। ठीक है, फोनोमीटर। अब आप ऑप्शन पढ़िए, प्रकाश की चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप और ध्वनि की तीव्रता में स्पंदन आवृत्ति। कुछ ध्वनि, फ़ोन से आप लोग क्या करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, फ्रीक्वेंसी वगैरह इधर से उधर नेटवर्क होता है। चौथा है वायुमंडलीय आर्द्रता। तो अगर कुछ ना आ रहा हो एग्जाम में तो आप यहाँ पे अगर ये ऑप्शन मार के आ जाते हैं तो प्रश्न बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और थोड़ा जो भी एप्टीट्यूड होते हैं यही सब तय करता है हमारा सिलेक्शन जो भी एग्ज़ाम में होता है। तो आप अगर
घबराएंगे नहीं और काफ़ी सोचेंगे। अगर फोन ये सब, तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, भले ही आपको इसके पहले जानकारी इसके बारे में हो या ना हो। अब मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। फोनोमीटर इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू ल्यूमिनिसिटी ऑफ लाइट, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, साउंड इंटेंसिटी एंड वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी, कि फोनोमीटर जो होता है वो साउंड इंटेंसिटी एंड वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए यूज होता है। इसका जो आविष्कार किया था एक महान साइंटिस्ट ने किया था। आप लोग कमेंट में बताएं वो कौन थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है वह है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आप अगर लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर नहीं जानते हो तो इसे याद कर लें, ये बहुत ही बेसिक है, क्लास 10th से पहले ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है वो इनिशियल होता है, ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और t जो होता है वो टाइम यानी समय होता है। तो आपको a निकालना है। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा मैथ यूज करना पड़ेगा। करना हो क्या होगा, अब u को इस साइड ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब क्या करना है आपको, t को इधर लाना है, तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी v माइनस यू बाई टी, आप चारों ऑप्शंस में मिला लीजिए। यहाँ पे जो आपका दिख रहा है वो सामने, ये पहला ऑप्शन ए। आज के जो ये 20 प्रश्न में पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम ये अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का उत्पाद होगा। तो मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। इफ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास इज 4:9, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी। ठीक है, ये भी थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई। काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि के ई वन जो है वो पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी है, और के ई टू जो है वो दूसरे वस्तु की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाफ और एम पहले ही कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है दो समान द्रव्यमान है। जो द्रव्यमान यानी कि एम, अच्छा मैं ये बताना भूल गया था, यहाँ जो एम है ये मास यानी द्रव्यमान है, वी जो है वो वेलोसिटी यानी गति है। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से दे रखा है कि समान है, तो अगर हम रेशियो लेंगे तो एम से एम कट कैंसिल हो जाएगा, और हाफ तो कांस्टेंट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो हमें मिलेगा वो मिलेगा v1 की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन v2 की वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 यानी कि 4:9 है, तो उनको वेगों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के ई वन बाई के ई टू की जगह 4:9 रख देंगे, 4/9 बराबर ही हो जाएगा v1 बाई v2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम v1 बाई v2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा √4:9 यानी कि 2/3। अब हम देखेंगे तो हमारे जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दे रखा है 2:3 यानी कि 2:3, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश यानी कि वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है स्केलर
एक होती है वेक्टर और एक होती है टेंसर। टेंसर को आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके वेक्टर और स्केलर ही पूछेगा, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वो राशियाँ यानी वो क्वांटिटीज़ जिनमें दिशा, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है यानी दिशा भी होती है, और मैग्नीट्यूड यानी कुछ वैल्यू भी होती है, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है इसकी जो होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें, ये सेकेंड ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन बी, 13वें का ऑप्शन बी, यानी कि आयतन है वो सदिश राशि है। बल जो है, बल भी आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपका सदिश राशि है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है इसमें। तो आप ये सब याद कर सकते हैं, ठीक है। और आपने बचपन में ये पढ़ा होगा काफ़ी, क्लास 9th या 10th में आपके, ठीक है। तो अगला जो है प्रश्न हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, पहला है उपक्रम परासरण यानी कि अंडरटेकिंग ऑस्मोसिस, दूसरा है विसरण यानी कि डिफ्यूजन, तीसरा है अपोहन यानी कि डायलिसिस, और चौथा है अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखिए वॉशिंग मशीन क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है, इसमें एक गोल गोल ऐसे रहते हैं, इसमें हम लोग कपड़ा डालते हैं तो ये मोटर इसको गोल गोल घुमाता है। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है वो भी यही करता है, ठीक है। कई बार ब्लड जांच में भी ये यूज होता है। ये क्या करता है कि इतनी तेज़ी से घुमाता है कि जो इसमें डर्ट पार्टिकल या फिर जो भी जल वगैरह है, जो भी पानी है, ये एक तरफ किनारे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से किनारे की तरफ आ जाता है और इजीली साफ़ हो जाता है। जो भी हमारा कपड़ा, जो भी हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो ये सही हो जाता है। अब देखते हैं ऑस्मोसिस भी समझा देता हूँ मैं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जैसे आपने वो किशमिश ली और उसे पानी में डाला तो फूल जाता है, उसको क्या बोलेंगे आप? ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसी प्रकार डिफ्यूज़न जो होता है कि पार्टिकल जो होते हैं डिफ्यूज जाते हैं किसी, मतलब जल में अगर आप कुछ जैसे कि कुछ रंग डालते हैं तो वो रंग क्या होता है? पूरा फैल जाता है जल में, उसको आप बोलेंगे डिफ्यूजन यानी कि विसरण। और डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जैसे कि आप कई लोग का क्या होता है, किडनी वगैरह ख़राब हो जाता है, तो जो अवशिष्ट पदार्थ हैं शरीर में उसको छानने के लिए एक मशीन आती है, डायलिसिस मशीन। तो उसको सही करने के लिए हम लोग डायलिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ मशीन रहती है डायलिसिस की, ऐसे ऐसे जाता है, फिर यहाँ से फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, इससे साफ़ होते रहता है। आप फिल्टर में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी डायलिसिस का यूज होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है, जहाँ g एक नियतांक है, g का मान क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में बता देता हूँ, वेयर F इक्वल टू जी इज m1 m2 बाई आर स्क्वायर वेयर g इज अ कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g। अब देखिए g क्या होता है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कांस्टेंट है यानी कि वैल्यू इसकी फिक्स होती है और ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू होती है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये कभी चेंज नहीं होती। आप पहाड़ पे चले जाइए, नीचे समुद्र में चले जाइए, जी, ये वाली जो जी, एक जो जी होती है ये छोटी वाली होती है, इसकी हाइट के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, इसमें और इसमें कन्फ्यूज कतई नहीं होना है, ठीक है। ये जो जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये यूनिट भी ध्यान देना होता है, कई बार ये सेंटीमीटर में पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यानी कि 6.67 गुणे 10⁻⁻11, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलायन वेग कक्षीय चाल के बराबर होता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। तो ये भी याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इसका जो आंसर होता है वो √2 टाइम्स होता है, ठीक है। अब बता देता हूँ पलायन वेग क्या होता है।
पलायन वेग जो होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से आपने, और ये इसका वर्किंग एरिया, यानी कि यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट है तो पृथ्वी उसको आकर्षित करेगी अपनी तरफ, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो न्यूटन का सेब वाला आप लोग को पता होगा कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा था, ठीक है। इसी प्रकार तो अगर पलायन वेग को अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट को हम उस स्पीड से फेंकें कि वो इस लाइन को क्रॉस कर जाए, मतलब पृथ्वी की रेंज से बाहर निकल जाए, तो वो पलायन वेग होता है। अर्थ के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 11 पॉइंट समथिंग की होती है, 2 के ऐसे कुछ, ठीक है। और जो कक्षीय चाल होती है, अब देखिए कक्षीय चाल यानी कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा कि वो ये जो लाइन है अर्थ के अराउंड, ये इसमें जैसे सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो इसमें आके रिवॉल्व करने लगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से निकल रहा है सैटेलाइट और ऐसे घूम के फिर लगे इसके रिवॉल्विंग करने, तो ये जो होता है ऑर्बिटल स्पीड होता है। तो इन दोनों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एस्केप वेलोसिटी मतलब उस गति से इसको फेंका जाए ऊपर की तरफ कि ये लौट के वापस ना आए, ठीक है। और ऑर्बिटल स्पीड मतलब ये जिस गति से इसकी चक्कर लगने लगे। अब ये भी याद रख लीजिएगा, एस्केप वेलोसिटी EV इक्वल टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड मतलब OS, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ये पूछ सकता है कि ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है, तो ये 1/√2 होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आज के लगभग क्वेश्चन जो हैं वो याद करने वाले ही हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिनको समझाने पे या समझाया जा सकता है, या सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी वही रट्टा वाला, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर्ड एक्स रेज? अब क्या है, पियरे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फिर रोंटिजन ने और एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अब इसका सबको पता होगा, ये तो एकदम याद करके आप लोग बैठे होंगे। इसका जो आंसर होगा आंसर सी, मतलब रोंटिजन ने। इसके पीछे मैं एक कहानी बता देता हूँ कि जो रोंटिजन साहब थे ये एक्सरे समझ के नहीं खोज रहे थे, ये जो है कैथोड रेज पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तब तक इनको लगा कि इनके हाथ के पास कुछ यहाँ पे ब्लिंकिंग वगैरह हुई है, और जब उसके पीछे उन्होंने एक फिल्म रखी तो इनके हाथ की मतलब जो मांस है उसको छोड़ के जो हड्डी वगैरह है वो उस फिल्म पे छप गई। तो इन्हें लगा कि इन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया है, और ये जो एक्सरेज नाम है ये इसीलिए पड़ा कि उस समय कुछ इनको सूझ नहीं रहा था कि इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया। गलती में भी इन्होंने बहुत मतलब विश्व के भलाई में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आजकल किसी का हाथ पैर टूट जाए तो आसानी से पता लग जाता है कि कहाँ टूटा है, कौन सी हड्डी ब्रेक हुई है, ये सारा बस इन्हीं की देन है, ठीक है। तो गलती से मतलब ये बड़े आदमी हैं भाई, गलती किए हैं तो इनकी गलती नहीं होगी, ये एक बड़प्पन होगा इनका, ठीक है। तो इन्होंने एक्सरे खोज की थी, किन्ने किन्ने रोंटिजन साहब ने, ठीक है। तो ये बिल्कुल भूलना नहीं है, याद कर लीजिए आप लोग, एकदम जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल ये पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बता देता हूँ, अ वुडन स्विंग इज स्विंगिंग इन अ सिटिंग पोजिशन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द गर्ल्स स्टैंड अप? आपके ऑप्शंस होंगे, विल डिक्रीज, विल रिमेन अनचेंज, विल बी मोर और नन ऑफ दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कि क्या ये रहा है कि पहले जो लड़की थी वो यहाँ बैठी हुई थी, ठीक है, झूले पे, और ऐसे झूला झूल रही थी, ठीक है। उसको थोड़ा मज़ा आया और उसने कहा कि चलो अब और मस्ती करते हैं और एडवेंचरस काम करते हैं, बैठने में कुछ मतलब रखा नहीं है, थोड़े खड़े हो जाते हैं झूले पे, ठीक है। तो वो खड़ी हो गई। तो इसमें अंतर क्या पड़ा, उसको तो मज़ा आ रहा है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले जब वो बैठी हुई थी तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हम लोग जो हैंगिंग पोजीशन होता है, यानी ये यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लेंथ जो है वो बराबर मतलब ज़्यादा है इस समय, और जब वो खड़ी हो जाती है तो यहाँ कहीं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो शिफ्ट हो जा रही है। तो आप देख यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पहले वाली सिटिंग पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यल है, उसकी लेंथ वहाँ से हैंगिंग पोजीशन से, और जो बात की है वो स्मॉल एल है, तो कैपिटल एल बड़ा है स्मॉल एल से।
अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2π√L/g। ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, L। तो यहाँ से हम कह सकते हैं T प्रोपोर्शनल है L के। ठीक है, यानी कि अगर L बढ़ेगा तो क्या होगा, T भी बढ़ेगा। ये लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि L घट जा रहा है। ठीक, यहाँ पे L घट जा रहा है तो T घट जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा है। तो क्या पूछा है, व्हेन द गर्ल्स स्टैंड अप, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो घट जाएगा। अभी मैंने वहाँ नीचे बताया, तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। वाई डू पेंडुलम क्लॉक्स बिकम डल इन समर। अब ये भी देखिए बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है ये, और अभी मैंने जब समझाया लोलक घड़ी क्या होता है, ये पेंडुलम जो क्लॉक है ऐसे इधर इधर ऐसे घूमते रहते हैं, फालतू का टिंग टिंग बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये इनकी जो मटेरियल होता है ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पहले अगर ये लेंथ L था, मान लीजिए स्मॉल l, तो जब बहुत गर्मी पड़ी है हीट की वजह से तो ये कैपिटल L हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ऐसा कोई L छोटा बड़ा नहीं था, इसमें L आप इसको भी मान सकते हैं, बस समझाने के लिए कि ये बढ़ जाती है, इसके लिए मैंने इसको कैपिटल L से बताया। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ जाता है। अब T क्या है, L के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जब T बढ़ जाएगा तो L क्या होगा, मतलब सॉरी L बढ़ जाएगा तो T भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अगर आप देखें तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जो टाइम टेक कर रहा है ये पेंडुलम, तो वो बढ़ जाएगा। इंग्लिश में अगर देखें, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज सो दैट इन यूनिट ऑसिलेशन द टाइम इंक्रीजेज। और कोई ऑप्शन तो होगा नहीं, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ये कोई उससे पेंडुलम से क्या लेना देना भाई, कुंडली में घर्षण के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन इन द कॉइल। फ्रिक्शन इन द कॉइल अगर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे रगड़ होगा उसका और वो छोटी हो जाएगी कुछ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है भाई, गर्मी बढ़ने से भार तो थोड़े बढ़ता है किसी का। ठीक, खास करके कोई निर्जीव चीज़ है तो उसका तो अलग नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो सी ही आ रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज सो दैट इन यूनिट ऑसिलेशन द टाइम टेकन इंक्रीजेज। ठीक है, जो यूनिट ऑसिलेशन है उसमें टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्ड। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन सेम। यहाँ पे जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है इसमें थोड़ा सा कुछ इशू है। ठीक है, तो इंग्लिश पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट किया था इसको और गूगल भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पर मैं सीधे बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, भार जो होता है वो होता है वेट। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है वो मास होता है। मास क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मास। वेट क्या होता है, वेट जो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जी यही ख़त्म हो जाए, इसको जीरो कर देंगे तो ये जो हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, पर ये मास जो है वो हमेशा रहेगा। तो अगर इस हिसाब से ऑप्शन देखें तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसमें भी देखिए आपका पहला ऑप्शन देखते ही मिल गया कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा यानी कि वेट जीरो हो जाएगा और जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे चंद्रमा आप जाते हैं तो वहाँ पे कम ये जी की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो मास है वो तो रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव है या फिर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हो गई है या फिर ये समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको सही कर सकें और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको दूर कर सकें। ठीक है, बस ध्यान आप लोग को ये देना है कि यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज़ है
PCS प्री के लिए बहुत ही बेहतरीन है और गौरव सर के मार्गदर्शन में चल रही है पूरी। इसकी शुल्क मात्र 1000 है, बहुत कम चार्जेस में और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी और बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज इसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा, ठीक है, ऐसे नहीं, हम लोग यूट्यूब पे देखिए मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो ज़रूर आप लोग को भी हम लोग के लिए करना होगा। तो आप लोग जब ये वीडियो में 251 लाइक्स हो जाएंगे, जब भी वीडियो देखिए सारे बन के तैयार हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी 251 लाइक्स होंगे तुरंत अगला वीडियो इस सीरीज़ का पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब 21 से लेके 40 का, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।